नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम आज इशू डिस्कस करेंगे। एक तो सीजीआई साहब के जस्टिस बी आर गवई साहब, इनकी अपॉइंटमेंट होती है, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे जो 52वें सीजीआई बने। और अपन 51वें संजीव खन्ना की उपलब्धि के बारे में डिस्कस करेंगे और इनकी उपलब्धि के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन दो बेसिक और कंसेप्ट पे आ जाएंगे। जल जीवन मिशन जो अपन सिंगापुर में इको स्पिरिट साप्ताहिक जो सम्मेलन हुआ, वहाँ पे अपना वाटर एनर्जी काउंसलिंग के जो चेयरमैन हैं वहाँ पे भाग लिया, उनके द्वारा कुछ बातें बताई गई हैं, उनके आधार पे अपन डिस्कशन करेंगे। और एक अपन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन यूज हुए हैं और जो आकाश मिसाइल है उनके बारे में पढ़ेंगे, ताकि अपना बेसिक डे बाय डे कुछ न कुछ अपन की जो RS मेंस के सिलेबस के अनुसार को टॉपिक कवर हो और आने वाले समय एग्जाम बेहतर है, कम टाइम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर रहे। इस तरह चैनल को सुन के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। भाई, आपका डेली बेसिस पे सुनने से आपका पास्ट में जो रिकवर नहीं हो रहा है, भूल रहे हैं, रिव्यू नहीं हो रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है, तो आप पढ़ के अच्छे से आज इस तरह आर्टिकल में बहुत शानदार अक्षर लास्ट तक जुड़े रहिए और पूरा आपको बेसिक आर्टिकल 142 क्या है, आर्टिकल 143 क्या है, आर्टिकल 46 क्या बोलता है, सीजीआई का पद RTI में शामिल है कि नहीं है, इस तरह सारी बातें आपको एक साथ कवर की जाएगी। चलते हैं, अपना ये पेपर थर्ड के अंदर आता है। GS थर्ड पेपर में भारतीय न्यायिक प्रणाली, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक सक्रियता जैसी जवाबदेहिता। अपन चलते हैं, अपन बेसिक बात करते हैं कि BR गवई साहब को अपन 52वां CGI नियुक्त किया है, पहला पॉइंट। उससे पहले संजीव खन्ना साहब थे और पहला था हरिलाल जैन कानिया, हरिलाल जय कानिया को पहला था। ये पहले बौद्ध हैं, याद रखना, और दूसरे दलित है, क्योंकि बालकृष्ण 2010 के बालकृष्ण साहब हैं, 2010 के पहले दलित वर्ग से आते थे। अब ये दलित वर्ग के आने से बाद आर्टिकल में ये लिखा गया कि भाई समावेशी और सामाजिकता प्रतीक माना गया। क्यों कि एक तो निम्न वर्ग से आने के बाद भी समावेशी समाज जो पूर्व BR अम्बेडकर साहब थे उस समय यही सोच रहे थे कि आने वाले समय में कोई भी निम्न वर्ग का लोग किसी कास्ट को, किसी धर्म को, किसी लिंग के आधार पे उनको फेस नहीं करना पड़े। और उसी से भारत का संविधान सर्वोच्च माना जाता है कि संविधान में सभी देशों की जो कमियां थी उनको देख के और भारत का बेहतर संविधान बनाया था। बाकी देशों में संविधान समय समय संशोधन होते गए, भारत एकमात्र ऐसा संविधान 70-75 साल हो गए, अभी तक भारत के संविधान में ऐसा त्रुटि नहीं आई या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि संविधान बदलना पड़ता है। तो इसी तरह भारतीय संविधान BR अम्बेडकर थे। इनके पिताजी थे ना CGI सर के, गवई साहब के, वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए थे, BR अम्बेडकर के साथ मिल के कन्वर्ट हुए थे, है ना। तो अपन ये दो बातें याद ना, बौद्ध धर्म से आता है और ये दूसरे दलित है। तो समाज और सामाजिकता की बात आए, समावेशिता प्रति उदाहरण लेके आप बता सकते हैं। और भास्कर के अंदर यह है भरोसा बढ़ेंगे, जो एडिटोरियल है। स्वतंत्रता की लेख ने कहा है कि जस्टिस गवई नियुक्ति न्यायपालिका होती है, स्वतंत्रता और मजबूती को बल मिलने की संभावना है। महत्वपूर्ण फैसले दिए वो भी अपन आगे देखेंगे, है ना। जवाबदेही पारदर्शिता का भाई मुख्य नियुक्ति, जो पारदर्शिता है, जवाबदेही बढ़ाने की उम्मीद रहेगी। जो कुछ मुद्दे हैं जो कोलिजियम सिस्टम प्रणाली जैसे बार बार सवाल उठते गए, उसी के आधार पर ये बात कर रहे हैं। जनता की अपेक्षा की जाती है इन CGI सर से कि सरल, त्वरित और सुलभ बनाने की आशा। जो 4 करोड़ 4.5 करोड़ लोग केस पेंडिंग बने, उसका निपटारा कैसे करें, जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो बोझ है गरीब लोगों पे, जो धन का बोझ बने, वो नहीं होना चाहिए। तो वो ये आर्टिकल इसी के संदर्भ में बात है। अब इनकी बातें करते हैं। जो पहले ये न्यायाधीश थे, अब ये CGI बने, जो गवई साहब, इनकी उपलब्धियाँ करते हैं। फैसले ऐतिहासिक समाज हितकारी बताया है, न्यायिक कार्यों प्रमुख निर्णय बनाए, 300 से अधिक निर्णय दिए गवई साहब ने। अब महत्वपूर्ण भूमिका है 370, जो 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था, उनका निर्णय आया। तब ये संजीव खन्ना साहब CGI थे और ये न्यायाधीश थे। दर्जा हटाने का निर्णय भाग लिया और ये वैध माना गया। नोटबंदी 2016 के अंदर वैध ठहराने का निर्णय लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को अवैधानिक संवैधानिक माना, यानी बुलडोजर न्याय जस्टिस को भी न्यायपूर्ण बुलडोजर के खिलाफ भी टिप्पणी की हुई है। तो अपनी इनकी 4 उपलब्धियां हैं, वो भी याद रखना। आगे चलते हैं, संजीव खन्ना साहब की उपलब्धियों के बारे में काउंट करते हैं। संजीव खन्ना साहब की उपलब्धि क्या है, आगे चलते हैं। ये 370 वाली जो उन्होंने वेद माना है ना, याद रखना पहला पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को अवैधानिक माना है, जब ये CGI थे और वो जस्टिस थे, जज थे। जनहित न्याय समानता के पक्ष में घृणा भाषण अल्पसंख्यक के समान स्पष्ट रूप घृणा भाषण की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, 19 के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के आजादी की बात करता है। 25,000 नियुक्तियों का रद्दीकरण किया। पश्चिम बंगाल में पारदर्शिता और प्रक्रिया शुद्धता पर जोर दिया। अब आगे चलते हैं,
न्यायिक सुधारों की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधीन अधिकार 142। अब देखो ये आर्टिकल अपन आया है, इस पे डिस्कस करते हैं। ये क्या करता है कि पूर्ण न्याय की बात करता है। किस पे? आर्टिकल 142 की बात करते हैं, पूर्ण न्याय की बात करता है। पूर्ण न्याय का मतलब होता है कोई तकनीकी वजह से रुकावट आ रहा है और न्याय देने में बहुत अवरोध पैदा हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई कानूनी प्रक्रिया, तकनीकी रुकावट, न्याय देने में देरी, बाधा आ रही है, सुप्रीम कोर्ट अपना विशेष अधिकारों का प्रयोग करके अपना न्याय दे सकता है। इसको बोलते हैं विवेक के आधार पर न्याय देना। यहाँ पूर्ण न्याय कहाँ जाता है? आर्टिकल 120 में कौन कौन से न्याय दिए, याद रखना। ये सीधा 5 नंबर यहाँ पूछ सकता है। तो विवेक न्याय या पूर्ण न्याय क्या होता है? अगर कोई कानून प्रक्रिया, तकनीकी रुकावट न्याय पाने में बाधा हो, पहला पॉइंट, तकनीकी रुकावट से कोई न्याय देना में बाधा हो। दूसरी बात, पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, विवेक का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो विवेक के आधार पर न्यायपूर्ण निर्णय दिया जाता है। कौन कौन से दिए, मुख्य बातें देख लो, सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। ये याद रखना पहला पॉइंट, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर लागू है। इसका उद्देश्य न्याय को बाधित को बचाना। तीसरा पॉइंट लिखना, ये तब प्रयोग होता है जब कोई विशेष कानून उपलब्ध नहीं होता है, न्याय देने में कोई तकनीकी बाधा है ना, कोई अल्टरनेटिव बाधा नहीं, कोई नहीं होता है, या कोई न्याय और देने में कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तकनीकी बाधा आ रहा है, तब ऐसी स्थिति में न्याय, या कोई हिंसा न हो, ठीक है ना, तो समानता का अधिकार देने के समय बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, 100 आर्टिकल 42 का उपयोग कहाँ कहाँ किया सुप्रीम कोर्ट ने? ये हाई कोर्ट में उपयोग नहीं होता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, यानी पूर्ण न्याय बोलते हैं इसको, है ना। अब आगे चलते हैं, कहाँ पे? उदाहरण अयोध्या की भूमि पे, है ना। अयोध्या का जब निर्णय दिया गया था 2019 के अंदर, ठीक है ना, तब मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या के अंदर 5 एकड़ भूमि का देने के लिए न्याय दिया है ना, कि उनको भी 5 एकड़, ताकि वो भी मस्जिद बनाए और एक तरफ मंदिर बने, ताकि दोनों की बात, पक्षों की बात की, ताकि हिंसा रोकी गई। इस उद्देश्य से न्याय दिया जाता है। अब पूरा न्याय बोलते हैं इसको। बानो केस, बिल्किस बानो पुनर्विचार केस है ना, बिल्किस बानो पता है आपको क्या है? कोर्ट ने कहा था दोषियों की सजा माफ करने की प्रक्रिया राज्य सरकार से गलती हुई है ना। अब ट्रिपल तलाक के मामले में निर्णय, तो आपको याद रखना, एक बाबा रामदेव जो विज्ञापन था लॉकडाउन के अंदर, है ना, जो विज्ञापन को आयुर्वेदिक तुलना में औषधियों दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए बोला था, डॉक्टरों के बारे में टिप्पणी की थी, तो पूर्ण न्याय दिया था। अभी हाल ही में उसके जुर्माना भी लगाया था कोर्ट में, माफ़ी मंगवाई थी शायद। अब ये इसका उद्देश्य क्या है उद्देश्य क्या है, जिसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि उद्देश्य संपूर्ण न्याय को सुनिश्चित करना। क्या करता है, इनका काम होता है संपूर्ण न्याय को सुनिश्चित करना। बार बार ये केस चलते ही रहता, जैसे अयोध्या का मामला लंबे टाइम से चल रहा था, 2019 में इसका पूर्ण न्याय दे दिया, दोनों पक्षों को जमीन दिला दी। शक्ति क्या? सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार है, ये याद रखना, है ना। सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार कहीं और कोर्ट में नहीं है। और रिविजन करते हैं, प्रयोग, जब सामान्य कानून प्राप्त नहीं हो, ऑप्शन भी नहीं हो, अपने पास ऑप्शन है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में न्यायपूर्ण न्याय बोलते हैं इसको। लचीलापन, कठोर नियमों से हटकर न्याय देते हैं। इसकी कंसर्न क्या है? कंसर्न चिंता ये होती है कि मान लो ओवर रिस्क बोलते हैं इसको, न्यायिक हस्तक्षेप वाली बातें होती हैं, सिर्फ न्यायपालिका कार्यपालिका विधायक में हस्तक्षेप करता है, जबकि न्यायपालिका सीमा से बाहर जाकर कोई खतरा है तो जुडिशरी ओवर रिस्क बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब आगे चलते क्या कहता है, न्यायिक सुधारों की योगदान की सुप्रीम कोर्ट 142 ट्रिपल तलाक वाला जो अपन अभी पढ़ा मैंने, है ना। आरटीआई, देखो ये सबसे बड़ी है कि आरटीआई को भी, है ना, अदर अभी आरटीआई के अंदर शामिल कर दिया सीजीआई को, याद रखना ये बात, पहले नहीं था, अब आरटीआई को अंदर सीजीआई शामिल होता है न्यायपालिका के अंदर। वित्तीय अपराधिक विरोधी शक्ति, जीएसटी जैसे कस्टम अधिनियम, गिरफ्तारी हो गई, कर चोरी रोकने की दिशा में बढ़ावा देने कदम के, अगर गिरफ्तार किया तो कोई टैक्स चोरी ऐसा नहीं होगा। आगे चलते हैं, इसकी आलोचना इसलिए हो रही है, संजीव खन्ना 6 महीने का टाइम मिला, कुछ निर्णय दिए अच्छे रहा, कुछ निर्णय नहीं पाए, जैसे न्यायिक नियुक्तियों के संबंधित, न्यायिक जवाबदेही कानूनी और लोकपाल जैसे मुद्दों पर निर्णय नहीं ले पाने की वजह से आलोचना हो रही कि काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले काम होते हैं तो ये 6 महीने में तो कौन कर सकता है। आंतरिक पारदर्शी सूपी, कॉलेजियम प्रणाली आपको पता नहीं क्या है? कॉलेजियम प्रणाली सीजीआई प्लस 4 लोग मिल के एक निर्णय लेते हैं। जो कॉलेजियम प्रणाली ये होती है, ये क्या करती है अपने, ये इसकी जो नियुक्ति होती है उनकी सिफारिश करता है, सरकार के पास भेजते हैं, फिर वो वरिष्ठ जज होता है, उनका नाम सुझाता है सरकार। मीडिया की सार्वजनिक संवाद करते हैं, है ना, मौन व्रत रहते हैं। न्यायपालिका दृष्टि, मीडिया बहुत ज़्यादा, जैसे सुशांत केस के मामले में मीडिया ट्रायल हुआ था, मीडिया सजा होने से पहले दोषित करार देते हैं, इसी वजह से कहते हैं मीडिया के मामले में निर्णय देने में मौन रहे। न्यायपुरुष संवैधानिक मामलों में और वक्फ बोर्ड के मामलों में, साइबर निगरानी जैसे मामलों में जैसे पीछे रहे, तो इसीलिए इनकी आलोचना होती है, ये भी याद रखना।
निष्कर्ष क्या कहता है? सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, जवाबदेही, त्वरित की उम्मीद बढ़ेंगे। इन किन से? अभी जो सर आया है CGI 52वें जज साहब, जो BR गवई साहब। दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखना दलित वर्ग से आते हैं, है ना। तो इसी वजह से सामाजिकता और समावेशिता को बढ़ावा देने के संविधान की मूल अधिकार भूमिका है। उच्च न्यायिक सुधार, लंबित मामले 4.5 करोड़ पेंडिंग पड़े, उसको त्वरित निर्णय देने में भूमिका निभाएंगे। न्यायिक दृष्टिकोण, निष्पक्षता और संवेदनशीलता बात की। अब अपन चलते हैं बेसिक सुप्रीम कोर्ट में क्या है। सुप्रीम कोर्ट में 124 से 147 तक आर्टिकल में उल्लेख दिया है, याद रखना। 142 का आपने आर्टिकल पढ़ लिया, 143 का अभी समझेंगे, 143 अभी समझेंगे, और 146 का याद रखना। 146 सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब अधिकारी प्रशासनिक को नियुक्ति होती है ना, वो इसके तहत होती है। कब होती है? आर्टिकल 146 के तहत। आर्टिकल सारे पढ़ा रहा हो, याद रखना आप। 146 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, वो इसके तहत होती है ना। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि भाई 124 अब इसकी CGI कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर अभी वर्तमान में 33 जज और एक CGI है ना। वर्तमान में 33 जज। चंद्रचूड़ 50वें थे, DY चंद्रचूड़। फिर संजीव खन्ना 51वें थे, और 50वें अभी कौन है? BR गवई साहब। पहले कौन है? हरिलाल JR कानिया। आगे याद रखना। अब अपन इस जुडिशरी रिव्यू के बारे में, इनके अपीलीय मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं कि मूल अधिकारी क्या है। देखो ये कार्य क्षेत्र है, इनका एग्जाम्पल के समझते ताकि क्या अपन अच्छे से समझ पाएंगे भाई ये क्या है। चलते हैं अपन अधिकारी की। 2 राज्यों जैसे केरला और तमिलनाडु के पानी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था इनके बीच में। भाई केरला और तमिलनाडु को लेकर विवाद हुआ था कि भाई कि मामला क्या है। तो केरला और मामला है ना सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखते हैं। देखो ये कार्य क्षेत्र है, क्या है? कार्य क्षेत्र किसका? सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है ना। तो अपन याद रखना, क्या याद रखना? ठीक है। मूल अधिकारिता क्या है? मूल अधिकारिता क्या है? मूल अधिकारिता की बात की जा रही है। क्यों कि मूल अधिकारी 131 है, क्या 131 यहाँ पे आएंगे। मौलिक अधिकारों को रीड की जा रही है, आर्टिकल 132 आएंगे, है ना। यहाँ पे आर्टिकल 131 की बात की जा रही है। 131 ये कहता है, मान लो कोई केरला है, कोई तमिलनाडु, दोनों के बीच में कोई पानी को लेकर बवाल हुआ था, जिसका नाम है, क्या नाम था? मुल्ला पेरियार डैम विवाद हुआ था। तब ये सुप्रीम कोर्ट जाके इसका निपटारा हुआ। इसका मतलब मौलिक अधिकारी की रक्षा। जैसे हाई कोर्ट अभी जो हरियाणा पंजाब के जो पानी का विवाद यमुना लेकर चल रहा, सतलज लिंक को लेकर, तो वो भी यहाँ से निपटारा होगा। कहाँ से? मूल अधिकारी को लेकर। अब दूसरा पॉइंट के कार्य क्षेत्र में क्या है? अपीलीय क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, सिविल और न्यायिक, ये किस में आता है? ये आर्टिकल 132 और 134 के तहत आता है। जैसे मान लीजिए कोई निर्भया केस है, निर्भया कांड के दोषी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा सुना दी, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। कौन गए थे? ये दोषी, ठीक है ना। तो ये याद रखना। अब मौलिक अधिकारों की जो राष्ट्रपति है अपनी राय मांग सकता है। राष्ट्रपति किससे राय मांगता है? जो राष्ट्रपति चाहे तो कोई भी सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए राम जन्मभूमि जब मामला हुआ था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, राष्ट्रपति सलाह मांगी थी, क्या धार्मिक स्थल को अधिग्रहण किया जा सकता है ना। तो उसी के संदर्भ में सलाह मांगी, तो ये दो दे सकते हैं, नहीं दे, दोनों ऑप्शन है। अब अपन आर्टिकल डिसीजन अपने रीट के मामले में करते हैं। 5 रीट कौन कौन सी है आर्टिकल 32 के तहत, अपन अच्छे से डिस्कशन करते हैं कि ये क्या कह रहा है। आगे चलते हैं। रीट के मौलिक अधिकार की जो रीट है वो कह रहे हैं 5 हैबियस कॉर्पस। क्या है? हैबियस कॉर्पस के मामले में जो रीट है वो है। अब चलते हैं हैबियस कॉर्पस के मामले में, और 5 अपनी जो रीट है जो 32 आर्टिकल और हाई कोर्ट, कब हाई कोर्ट एक तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में ये डिस्कशन करना है। अब चलते हैं मौलिक जो कौन सा है वो रीट के मामले में, ठीक है। दोनों का मामला सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसे? हाई कोर्ट। मौलिक अधिकार भी है, कानून अधिकार के बाद दोनों रीट है। यहाँ पे सिर्फ मौलिक अधिकार की रीट ले सका जाए। जैसे हैबियस कॉर्पस, 5 तरह की रीट होती है। पहला है हैबियस कॉर्पस, जो शरीर को प्रस्तुत करे जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया तो उससे छुड़ाने के आदेश ये जारी। मान लो कोई पुलिस आई, घर से आपको उठा के लेके जाए, आपको पता ही नहीं चला, तो परिवार वाले जाके कोर्ट में जाके हैबियस कॉर्पस का ऑप्शन रख सकते हैं। दूसरा पिटीशन क्या है? मैंडेमस, ये आदेश देता है। क्या है? आदेश देना कि भाई आप ठीक से काम नहीं करो। जैसे नगर पालिका कोई मेरे गांव में या जयपुर शहर में कोई एरिया में सड़क नहीं बन रही है, तो आपको बोलेगी भाई आज़ादी के बाद इतने साल हो गए आप सड़क नहीं बना रहे जनता के लिए, तो सड़क बनाना, आदेश देना, सरकारी अधिकारी को, संस्था को आदेश देना। एक होता है प्रोहिबिशन, यानी रोकना। जब कोई निचली अदालत निकाय अपने अधिकार क्षेत्र से, मान लो निचली कोई लोकल कोर्ट है, अपने निर्णय अदालत से बाहर जाके कोई काम कर रहा है,
तो जिला अदालत कोई ऐसा केस सुन रही हो केवल हाई कोर्ट में चल सकता है या हाई कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है ना। स्वतः रीट कौन सी होती है, सर्टियोरारी, मतलब रिकॉर्ड मंगवाना या निर्णय रद्द करना। कोई व्यक्ति कहे कि मजिस्ट्रेट के बिना सुनवाई सजा दी, अगर मान लो कोई मजिस्ट्रेट के बिना कोई निर्णय दे दिया तो हाई कोर्ट उसको केस मंगवा सकती है और फैसला रद्द कर सकती है। कहने का मतलब रिकॉर्ड मंगवाना या निर्णय रद्द करना, है ना। तो ये हाई कोर्ट और जो किसके ऊपर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। अब लास्ट वाली है क्यो वारंटो, मतलब किस अधिकार से है। जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सरकारी पद पर बैठा है, जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर बैठा है, अवैध रूप से बैठा है, मान लीजिए कोई आप में से कोई एसडीएम बना, ठीक है, मान लीजिए कोई एसडीएम बना, तो एसडीएम बनने के बाद उसकी योग्यता नहीं है, कोई व्यक्ति कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है ना। तो इस आधार पे करेंगे ये 5 रीट, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और को वारंटो। ये आपको 500 पिटीशन एग्जाम्पल में ये याद रखना। संविधान पीठ के आर्टिकल 145 क्या है, आर्टिकल 145 क्या कहता है कि मान लो 5 से अधिक जज कोई न्यायाधीश मिलकर कोई निर्णय देते हैं तो संविधान पीठ होते हैं। जैसे केशवानंद भारती के मामले में कितने जज बैठे थे, 13 जज बैठे थे कि भाई आप किसी को संशोधन कर सकते हैं लेकिन आधारभूत ढांचे को आप रद्द नहीं कर सकते। तो इसी के संदर्भ में निर्णय दिया गया था। अब आगे चलते हैं, आगे कह रही महत्वपूर्ण शक्तियाँ, न्यायिक पुनरावलोकन अपन पढ़ेंगे अभी, और संविधान की सर्वोच्च व्याख्या। भाई संविधान की सर्वोच्च व्याख्या संविधान पीठ के द्वारा, संविधान जो पीठ बैठती है उनका काम क्या होता है, देखो संविधान की व्याख्या करना, सर्वोच्च मौलिक अधिकारों को रक्षा करना है, राष्ट्रपति की सलाह जो मांगी गई राम अयोध्या भूमि के बारे में, धार्मिक जमीन को अधिग्रहण कर सकते हैं नहीं, इस तरह राय को देने समय संविधान पीठ बैठती है। राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया आपको याद है ना कैसे हटाते हैं, संसद के सत्र में बिल लाएंगे, फिर वो दूसरे सदन में भेज के विशेष बहुमत से पारित होगा, फिर न्यायपालिका द्वारा एक कमेटी बैठा जाएगा विधिक है, वो पारित होने के बाद फिर बहुमत से पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। राष्ट्रपति में 161 और आर्टिकल 124 जुडिशरी के मामले में है। तो इसी तरह महाभियोग प्रक्रिया पढ़ ली, है ना। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय आपको पता है, केशवानंद भारती केस, मूल ढांचा सिद्धांत, मणिपुर हिंसा और धारा 323। लोकतंत्र की भूमिका आपको पता है, ये संघीय संरचना है, कार्यपालिका विधायिका बीच में टकरा, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब आगे चलते हैं कि इस मामले में और क्या पढ़ सकते हैं अपन, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जुडिशरी, न्यायिक सक्रियता और क्या क्या न्यायिक सक्रियता के बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए, जुडिशरी एक्टिविटी और जुडिशरी रिव्यू। न्यायिक सक्रियता क्या होती है, स्वतः संज्ञान लेता है, अपने खुद आगे आके पहल करता है। मान लीजिए कोई न्यायालय खुद पहल करके ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करे, मान लो ए है और ये बी है, ए हम मान लो कोई किसी कारणवश की वजह से उसे सरकार ने बुलडोजर से घर गिरा दिया, अब उसकी सोशल मीडिया पे कोई ऐसे वायरल हो गई फोटो और सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखते ही बोला स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है, क्यों, विवेक अधिकार है। किस आधार पर गिराया, बुलडोजर पे रोक लगाने के बाद भी गिराया। तो क्या हुआ कि इस स्वतः संज्ञान ये बोलता है कि पहल करना खुद आगे से, कोई पिटीशन डाली फिर भी जाके आगे पहल करना, इसको बोलते हैं जुडिशरी एक्टिविज्म। मतलब न्यायपालिका विशेष रूप से उस न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय जनहित यहाँ संवैधानिक मूल्यों को रक्षा के लिए कार्य करता है, उसको बोलते हैं जुडिशरी एक्टिविज्म। आप एग्जाम्पल से समझना ए और बी, ताकि आप जल्दी याद रहेगा और भूलेंगे नहीं। पहल करना खुद आगे से, स्वतः संज्ञान बोलते हैं इसको। अब ये कब आया था, 1970 के अंदर पीएन भगवती और पीएन भगवती जैसे न्यायाधीशों के नेतृत्व में आया था। कब आया था ये, 1970 में। ये याद रखना, 1970 में पहली बार देखने को मिला था पीएन भगवती के न्यायाधीश के रूप में। अब लाभ क्या है इसका, ऑप्शन में लाभ और चुनौती दोनों पूछा गया है। अब मान लो लाभ क्या है, लाभ की बात में लोकतंत्र की रक्षा। क्या है, लोकतंत्र की रक्षा। लोकतंत्र की रक्षा, जब कार्यपालिका विधायिका निष्क्रिय हो तो कोर्ट हस्तक्षेप करके लोकतंत्र की रक्षा करता है। जब सरकार कार्यपालिका दोनों काम नहीं करते, विधायिका और कार्यपालिका, तब क्या करेंगे, मान लो नगर पालिका सड़क बनाने का आदेश दे दिया, क्या है ये, क्या है ये, न्यायिक सक्रियता है ना। तो केशवानंद भारती केस में मान संविधान की मूल संरचना को सुरक्षित रखने के लिए उदाहरण दिया। आपको याद रखना किसमें, लोकतंत्र की रक्षा के समय ये लिखनी। दूसरा लाभ क्या है, ये इसी के संदर्भ में क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। लाभ दूसरा क्या कह रहा है, जन अधिकारों की रक्षा। जैसे कमजोर वर्ग की आवाज़ बनती है, जैसे मान लो कोई गरीब परिवार का बुलडोजर से घर गिरा दिया, है ना, तो कमजोर वर्ग, वो पैसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तक कहाँ से अपील कर पाए। अगर निचली अदालत में जाएगा तो बड़े लोग हैं, वो दबा के पैसे दे के जज के अपने पार्ले में कर देंगे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जन अधिकारों की रक्षा। जैसे उदाहरण, ओल्गा
टेलिस केस 1985 में आया था। जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं ना, गरीब लोग, कहाँ पे, फुटपाथ पे रहने वाले गरीब लोग हैं, उनके संदर्भ में आया था। क्या आया था कि भाई राइट टू शेल्टर का इनका अधिकार है। क्या है? राइट टू शेल्टर, याद रखना। पर्यावरण सुरक्षा की बारे MC मेहता, क्या है? MC मेहता। MC मेहता क्या कह रहा है कि पर्यावरण न्याय जो कोर्ट में कई अहम फैसले, जैसे गंगा प्रदूषण, ताजमहल संरक्षण, ये क्या है? ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। जन याचिका में आपको पता ही है, विशाखा केस है ना, 1997 में राजस्थान के संदर्भ में केस निर्णय दिया है। कार्यस्थल के यौन उत्पीड़न विरोध दिशा निर्देश जारी करना, याद रखना। नैतिकता उत्तरदायित्व 5वां पॉइंट, ये है भ्रष्टाचार सामाजिक, जैसे 2G घोटाला है ना, कोलगेट घोटाला, न्यायिक निगरानी, CBI जांच जैसी इसमें बातें की गई। तो ये 4 पॉइंट हैं लाभ के, 5 पॉइंट आपको याद रखना। क्या क्या है? याद रखना। लोकतंत्र की रक्षा, उसका उदाहरण केशवानंद भारती, याद रखना। जनहित अधिकारों की सुरक्षा, उसका राइट टू शेल्टर, जो ओलिगा टेलिस 1985 में निर्णय दिया गया। अब आगे चलते हैं। और क्या है? और यही है तीसरा पॉइंट, पर्यावरण सुरक्षा, MC मेहता, गंगा प्रदूषण, ताजमहल संरक्षण के लिए जनहित याचिका, विशाखा केस के मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरोध में दिशा निर्देश जारी, गाइडलाइन जारी की। और 5वां पॉइंट है केशव नैतिकता उत्तरदायित्व, मतलब 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, न्यायिक निगरानी, CBI की जांच की बातें की। अब इसकी चैलेंज पढ़े भाई। चैलेंज क्या है? क्या है चैलेंज? पहला पॉइंट, न्यायिक अति सक्रियता। पहली कह ले कार्यपालिका विधायिक में आप हस्तक्षेप करते हैं, जैसे नीट की परीक्षा में एक रूपता का निर्णय दिया, सरकार की भूमिका कम हुई इसमें, है ना। दूसरा पॉइंट, न्यायिक अति सक्रियता हुई, ओवर रीच होगा। लोकतांत्रिक संतुलन हस्तक्षेप, संविधान में तीनों अंगों को संतुलन जरूरी है, कभी कभी बिगड़ता है, लेकिन NJSC नेशनल जुडिशरी काउंसिलिंग कानून रद्द करने 2015 में वाले कानून पारित को खारिज करना पड़ा। जवाबदेही तक अभाव में नीतिगत निर्णयों को हस्तक्षेप। तो ये याद रखना, आधार की योजना जो थी ना, वो भी एक चुनौती थी कि नीतिगत निर्णय में कैसे फैसला दे। तो ओवर रिस्क, अति सक्रियता, लोकतांत्रिक संतुलन और जवाबदेही का अभाव यानी नीतिगत निर्णयों के हस्तक्षेप। अब ये इस तरह पढ़े अपन। एक और है जिनका पुनर्रिव्यू, क्या बोलते हैं? पुनर्रिव्यू, ये बार बार भी शब्द आता है। क्या बोलते हैं? पुनर्रिव्यू। अपन पढ़ते हैं ओवर जुडिशरी रिव्यू, क्या बोलते हैं? जुडिशरी रिव्यू, न्यायिक पुनर्विवेचन, ताकि अपना टॉपिक पूरा कवर हो। देखो, न्यायिक पुनर्विवेचन मतलब क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए लाया गया है कि मान लो संविधान खुद अपना सर्वोच्चता, मान लो गलती से निर्णय हो जाता है तो खुद अपना रिव्यू बदल सकता है ना, कई बार बदलते भी हैं। विधायिका का कार्यपालिका सीमा को निगरानी करना कि उनकी ओवर रीच नहीं हो, है ना। अति जुडिशरी एक्टिविटी कई बार ज़्यादा हो जाती है तो पुनर्रिव्यू लेते हैं कि भाई अगली बार हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ये हमारे द्वारा दिए गए निर्णयों को पलट देते हैं। कानूनों को संवैधानिक वैधता की जांच करता है ना, कि भाई ये हमारे दायरे में है कि नहीं है, उसको बोलते हैं जुडिशरी रिव्यू। जैसे किसी कानून, आदेश या कार्य संवैधानिक समीक्षा करता है, यदि वह संविधान के विरुद्ध पाया जाए तो अवैध घोषित कर देती है और उसे न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशरी रिव्यू बोलते हैं। अब उदाहरण समझते कहाँ दिया। पहला, केशवानंद भारती 1973 के मामले में जब आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान मूल संरचना में नहीं बदल सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन, उससे पहले जितने भी केस थे क्या बोल रहे थे कि भाई संशोधन कर सकती है, मूल ढांचा बदल सकती है, जबकि यहाँ मना कर दिया। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 का असंवैधानिक ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा बनाए गए NJSC कानून को असंवैधानिक घोषित किया कि आपके द्वारा ये रिव्यू लिया गया हमारे संविधान की समीक्षा के बाहर है। इसीलिए अब दोनों का एग्जाम्पल फिर पढ़ते हैं कि दोनों का काम क्या क्या है, दोनों को तुलना करते हैं, उद्देश्य पढ़ते हैं, दोनों का उद्देश्य क्या है, फटाफट याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं टाइम लग रहा है लेकिन अच्छे से डिस्कशन किया जा रहा है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है उद्देश्य, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक सक्रियता में याद रखना क्या है, यहाँ पे न्यायिक सक्रियता और जुडिशरी और यहाँ पे जुडिशरी रिव्यू, याद रखना ये पॉइंट। पहला पॉइंट, सरकार को सक्रिय करना, यहाँ संविधान की रक्षा करना, ये उद्देश्य है। प्रक्रिया क्या है, ये स्वयं आगे से पहल को हस्तक्षेप करता है, ये याचिका के आधार पर रिव्यू करता है, याद करना। प्रमुख साधन क्या है, यहाँ PIL मतलब जनहित याचिका, यहाँ पे संविधान की व्याख्या है ना। चौथा पॉइंट उदाहरण, यहाँ विशाखा मामला याद रखना, कहाँ पर? जुडिशरी एक्टिविटी, है ना। 1997 के अंदर यौन कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए संरक्षण के लिए नियम लागू किया था। कोई ऐसा अगर यौन उत्पीड़न जैसा मामला हो, है ना, तो आप कमेटी बैठाओगे। केशवानंद भारती किसका मामला है? केशवानंद भारती इसका मामला क्या का? जुडिशरी रिव्यू को। अब चलते हैं अपन उस टॉपिक पे, जल जीवन मिशन, जो अब सिंगापुर में
इको स्पिरिट सप्ताह 2025 चल रहा है, वहाँ पे अपना एनर्जी काउंसलिंग, एनर्जी वाटर एनवायरनमेंट वाटर सीईओ साहब अनुराग घोष के वहाँ पे गए हैं। उन्होंने कहा कि संसाधनों का प्रबंधन सुचारू ढंग से किया जा रहा है और आने वाले समय से जल जीवन मिशन है हमारा एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसी के चलते अपन बेसिक पढ़ते हैं। आइए बेसिक क्या है, ये 2019 में लाया गया है और अब उसको बढ़ा के आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अंदर बढ़ा के 25-26 में इसको 2028 तक बढ़ा दिया कार्यकाल। 2024 तक हर घर के परिवार को नल से जल, हर घर का जल नारा था और नल से जल तक पहुंचाने का उद्देश्य है। क्रियान्वयन इम्प्लीमेंट कौन करता है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आधार वर्ष की स्थिति, जब शुरुआत में 17% ग्रामीण घरों में जल की नल कनेक्शन हुआ, आज इसका बढ़ के बहुत ज़्यादा आके आर्थिक समीक्षा उपलब्धि में देखा जाएगा। लक्ष्य सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित पर्याप्त पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना। फोकस के छात्र थे जल की गुणवत्ता, है ना, स्रोत, नदी, तालाब, झील को सुरक्षा बनाना, जल का संरक्षण, न्यायिक, सामुदायिक, अन्य स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। हर घर जल एक नारा है, ये टैग है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। इसकी विशेषता, ग्रामीण क्षेत्र फोकस करना, शहरी ब्रांड जल का सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण जल को उपलब्ध कराना, स्रोतों को जलों की सुरक्षा करना, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना, ग्राम जल व्यवस्था समिति भागीदारी को बढ़ावा देना। ये किसके अंदर आता है? जल जीवन मिशन के अंदर विशेषता है। ये सोर्सेज सस्टेनेबिलिटी, जल की स्रोतों सुरक्षा, वर्षा जल का संचयन करना, है ना, स्वास्थ्य से जुड़ा, जल जनित बीमारियों कमी लाना, साक्षरता जागरूकता। पाँच पॉइंट याद रखना। ग्रामीण क्षेत्र फोकस, सामुदायिक भागीदारी, स्रोत स्थिरता, सोर्सेज सस्टेनेबल, स्वास्थ्य में जुड़ाव और साक्षरता में जागरूकता। अब इसकी योजना का महत्व क्या है? भारत में कई ग्रामीण गंदे घरों में आज भी सुरक्षित नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जल जिन बीमारियां विशेषकर, है ना, बच्चों में सबसे अधिक प्रभावित करता है। 5G जो SDG गोल 27 गोल है 2015 में लेकर 17 लक्ष्य है और 169 गोल है, इसके 17 गोल है, 169 टारगेट, ऐसा कुछ है। अब 17 लक्ष्य जो रखे गए हैं, उस सस्टेनेबल गोल रखे गए हैं, उसमें से SDG 6 किसका है? ये किसका है? स्वस्थ जल। और पहला किसका है? पॉवर्टी। दूसरा किसका है? हंगर स्ट्राइक। चौथा किसका है? एजुकेशन। तो इस तरह आपको याद रखना पॉइंट, है ना। तो ये SDG गोल भी याद रख दिया। SDG गोल को लक्ष्य पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को लाया गया है, जो जिसके अंदर वाटर क्राइसिस जैसी समस्या पैदा हो उनको रोका जाए, आने वाले पानी का कम संभावना है तो उनको स्टोरेज किया जाए, है ना। उसी संदर्भ चुनौती क्या है? चैलेंज वित्तीय कटौती। क्या है? वित्तीय कटौती। संचालन में बाधाएं, गुणवत्ता की सुनिश्चित करना जैसी समस्या देखने को मिल रही है। अब आगे चलते, राजस्थान उपलब्धियां क्या है? 100% कवर करने यूटी और राज्य। यूटी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, राज्य में नगर दादर नगर हवेली और पंडुचेरी है। राजस्थान भी इसमें शामिल है राज्यों के मामले में। तो 100% कवर किया जा रहा है। कुल कवरेज की 2024 नवंबर में जब आया था तो 15.3 करोड़ लोग नल से जल की सुविधा दी गई है और अभी बन के 3.23 करोड़ लोगों को ग्रामीण जलों में कनेक्शन शुरू था। जब 2019 में लाया गया तब 3.23 करोड़ ही जल कनेक्शन था। अब हुए 15.3 करोड़ लोगों के पास जल के घर कनेक्शन हुआ है। जल की गुणवत्ता देख लो, 69.23 लाख घरों में। ये आपको डाटा लिखना है किसके? आर्थिक समीक्षा के अनुसार ऐसे लिखना ताकि एग्जामिनर का ध्यान आपके प्रति लिखे। 69.23 लाख घरों की गुणवत्ता प्रभावित किया है। जैसे 23 लाख जब शुरुआत में हो तो क्रमशः 23 लाख और 11.23 लाख घरों को सुरक्षित जल उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई है, जो फ्लोराइड जैसी मात्रा को कम किया गया है। जल की गुणवत्ता की बात की जाए तो 2160 जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, इस जो मिशन है उसी के अंदर जहाँ पे गांव में वाटर बॉक्स बनाए गए वहीं पर एक प्रयोगशाला लैब बनाई गई है। अब वित्तीय आवंटन ये कह रहे हैं कि टोटल 99,000 करोड़ थे, उनमें से 67,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान जल और हर घर नल से जल पहुँचाने का लाया गया। इसका मकसद है 2024 की तुलना में इसका 195% बजट बढ़ा दिया है। 2028 तक रखा है क्योंकि अभी 20% घरों में ग्रामीण नल से जल घर जो पानी लाना है वो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए बढ़ाया है। तो आपको ये मोटा मोटा आर्थिक समीक्षा के अनुसार याद रखना है, एक एक पॉइंट याद रखना है, विशेषता क्या है, महत्व क्या है, ये आपको सारा पॉइंट याद रखना है। अब आगे चलते हैं। आकाश मिसाइल जो ऑपरेशन सिंदूर है उसी के संदर्भ में ये ऑपरेशन सिंदूर के समय इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया गया। एयर डिफेंस अपना टॉपिक है, उसके अंदर आता है पेपर सेकंड के अंदर सुरक्षा, रक्षा तकनीकी, साइबर। अपन इसको पढ़ते हैं ऐसे
कैसे कि भाई क्या है रक्षा प्रणाली, है ना। तो अपन बेसिक से पढ़ते हैं ताकि अपन को सरल लैंग्वेज में अगर समझना पड़े तो अपन समझ ले। जैसे मल्टी रोड सब, जैसे स्वदेशी है, पहला तो ये याद पड़ना, स्वदेशी है पहला पॉइंट। ये छत से ज़मीन से हवा में मार सकता है। जैसे कैसे, कोई मान लो जैसे कोई पतंग काटने वाला डोर है तो आप उसको हवा में ही पतंग काटते हैं ना। जैसे कोई गुब्बारा फूटने से पहले ही हवा में फोड़ दिया, तो ये काम करती है। कौन करती है? ये आकाश मिसाइल, ये DRDO द्वारा विकसित की गई है। उद्देश्य क्या है? दुश्मन के विमानों को ड्रोन, क्रूज मिसाइल, जैसे अभी हाल ही में देखो राजस्थान पंजाब प्रांत में इसको ऑपरेशन सिंदूर में स्थापित की थी, लेकिन वहाँ पे कितने मिसाइल ड्रोन आए हैं, सभी को मार गिराया हवा में, किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो ये मल्टी रोल निभाती है। कौन? आकाश मिसाइल। अब इसकी विशेषता पड़ता है, विशेषता आपको याद रखनी है। इसकी रेंज, ये ऐसे लिखना है पॉइंट, जब भी कोई मिसाइल की बात आए रेंज, पहला पॉइंट रेंज, फिर उड़ान कितनी है, फिर इसकी गति कितनी है, फिर ये काम क्या करता है, फिर इसकी कवरेज क्या है, ट्रक क्या है। ये 100% मोबाइल ट्रक और ट्रेलर के तैनात में की जाती है। इसकी गति क्या है? 2.5 मैक ध्वनि से, ठीक है। इसकी उड़ान कितनी? 18 किलोमीटर तक, और 25 से 30 किलोमीटर लंबाई में इसकी 50 किलोमीटर। नवीनतम जो नया संस्करण आया था वो तो 50 है, उससे पहले वो है 30 किलोमीटर तक। ये तो ये भूमिका इसमें क्यों? देखो सबसे अच्छी बात है कि इसमें बात ये हुई कि इसकी जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके अंदर ये पंजाब और राजस्थान के प्रांत में शुरू किया था, स्थापित किया था युद्ध रोकने के संदर्भ में। तो पाकिस्तान ड्रोन के संधि के एयर स्ट्राइक सफलतापूर्वक मिशन सफल किया, है ना। ऑपरेशन भारत में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली जैसी भूमिका निभा रहे। कौन? ये निभा रहे। अब समसामयिक प्रासंगिकता क्या कह रही है? भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने, सीमा सुरक्षा और रणनीतिक बढ़त, सस्ते और कुशल, और S-400 की तुलना में आसान इसलिए है क्योंकि S-400 को किसी ट्रक के माध्यम से नहीं ले जा सकते, लेकिन इनको ट्रक के माध्यम से ले जा सकते। मोटा मोटा DRDO द्वारा है, याद रखना। क्विक रिवीजन, फटाफट रिवीजन करते हैं। DRDO द्वारा मैंने स्वदेशी रूप से है, हवा में सतत से मार करती हैं ये, है ना। दूसरा पॉइंट, ये ड्रोन सुरक्षा, जितने भी आए उनको गुब्बारा फोड़ने की तरह उनको फोड़ देते हैं, शहरों को ठिकानों की रक्षा नहीं करते, है ना। हर मौसम में मल्टी रोल मॉडल, कैसा भी मौसम आए, जैसे चाहे बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, तो एक साथे के रूप में, एक मौसम के रूप में काम करता है। 2.5 मैक गति है इसकी, उड़ान कितनी? 18 किलोमीटर है। भूमिका ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखी है, पाकिस्तान के द्वारा इंटरसेप्टर जो मिसाइल आ रही थी, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, उनको सबको हवा में मार गिराया, है ना। इसकी प्रासंगिकता महत्व है, सीमा सुरक्षा और रणनीतिक बढ़ा। इसी तरह ये आर्टिकल अपने इसलिए डिस्कशन किया है ताकि एग्जाम में जुडिशरी के बारे में कंप्लीट जुडिशरी एक्टिविटी, जुडिशरी रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट, CGI, पहला जज, आर्टिकल 142, आर्टिकल 143, आर्टिकल 131, 32, 34 और आर्टिकल 146 प्रशासनिक नियुक्ति RTI में शामिल है कि नहीं। CGI का पद RTI के अंदर शामिल है। फिर आपका जल जीवन मिशन हो गया, फिर आपका आकाश मिसाइल प्रणाली हो गई। आपको इस तरह पढ़ना है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक रिवाइज करना, 4 बातें सुनने मिली, वहीं से नॉलेज लीजिए और एग्ज़ाम सेल्फ कॉन्फिडेंस से जाइए और आगे आपका बेस्ट एग्ज़ाम हो। क्यों? क्योंकि सारा पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट, और रिवीजन करने के लिए न्यूज़पेपर जैसे आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन में।